नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन सेगमेंट पर आप सब लोगों का मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप अब हमें ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से, वो अभी तक मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास सीधे ऐप पे जाएंगे। और आज हम फार्मासिस्ट का जो हमारा कोर्स है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसका ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें रहती है और उसका हम एक चैप्टर भी निपटारा कर ही देंगे। और अगर आप YouTube पे हमें सुन पा रहे हैं, हो सकता है पहली क्लास YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट चली जाए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बटन दबा देना। और आपको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो आप हमारी ऐप के माध्यम से आप यहाँ पर आ ही जाना। हम देख लेते हैं सर। हाँ, ठीक है, आप ठीक चल रहा है ये, क्योंकि ये जो इधर है मुझे चेक करना पड़ता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस लोगों के साथ आएगा ये। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर एक दोस्तों, क्या करना है अपने को शुरू। देखो, मैं आपके सामने एक शब्द लिखने जा रहा हूं। अगर आप कोई भी मार्केटिंग करने वाले आदमी है या जॉब करने वाले आदमी है तो आप लोग इस पर बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जो हमारा कोर्स जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहले फार्माकोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा जूरिस्प्रूडेंस। उसके साथ साथ मैं आपको एक सब्जेक्ट करवाऊंगा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी। और उसके बाद हमारी जो दो तरह की केमिस्ट्री होती है, बायोकेमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एनालिसिस जो आप कह सकते हैं वो हम साथ के साथ निपटारा कर लेंगे। वहीं पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, वो हम शुटिक्स के साथ ही निपटा देंगे। माइक्रोबायोलॉजी जो है उनके मेन जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो सारे। तो इस तरह से हम कोर्स को आगे बढ़ा लेंगे। आपको चिंता नहीं करनी, आपको बस बने रहना है। ईयरफोन की थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके रखना ताकि लोग बाहर की आपको आवाजें सुनाई न दे। देखो, फार्माकोलॉजी हम कह सकते हैं कि देखो भैया, फार्मेसी का एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रग होती है वो बॉडी में कैसे जाके काम करती है और बॉडी उसके बाद क्या रिएक्ट करती है, यही हम इजी भाषा में समझना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने कोई ड्रग खाई, ड्रग खाने के बाद हम कहें कि साहब वो कैसे काम करती है बॉडी पर जाकर, और बॉडी उसके एवज में आकर वो क्या रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, और रिस्पॉन्ड करेगी यानी रिएक्शन क्या देने वाली है। यानी कि आपका हेडेक होता है, आपने टेबलेट खाई, अब वो अब जाके कहीं तो एब्जॉर्ब भी होगी, कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, कहीं मेटाबोलाइज भी होगी, कहीं एलिमिनेट भी होगी। और उसने कैसे काम किया, हाँ, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी तो कुछ होगा। अगर आप पहली बार अगर फार्मासिस्ट की तैयारी करने लगे हुए तो बिल्कुल हल्के से चलेंगे। और फिर वो कैसे जाके काम करेगी, आपने जो कुछ भी आज तक कॉलेज में पढ़ा है दोस्तों, टीप के आए हो आप, 10-10 20-20 पेज भर के आए हो, आपको कुछ नहीं करना। सुनो, फार्माकोलॉजी के मैं आपको बताता हूं, दो ब्रांच होती है। आप कहोगे सर कौन कौन सी। देखो, एक होती है फार्माकोकाइनेटिक, मैं सीधा इतना ही लिखता हूं, कोकाइनेटिक्स। और अगर एक बात करें तो फार्मा डायनेमिक। डायनेमिक से तो साफ पता चल रहा है इसमें एक ही चीज का जिक्र किया जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी वो काम कैसे करती है चीजें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो सर काइनेटिक में किसका जिक्र किया जाएगा। काइनेटिक में आप कहोगे सर ए, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, मतलब मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। आप कहोगे सर इसका मतलब आप हिंदी में याद रख सकते हो, काइनेटिक में आदमी यानी ADME, इसका मतलब होता है दोस्तों एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का जिक्र करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र हो गया। फिर हम करेंगे मेटाबॉलिज्म का, यानी वो मेटाबोलाइज कैसे होगी, वो कितने भागों में टूट कर उसका कौन सा ऐसा एलिमेंट बनने वाला है जो उसके बाद बॉडी में काम करेगा। और लास्ट में वो बॉडी से एलिमिनेट तो होगी, ऐसा तो है नहीं वो कि वो बॉडी में रहेगी। अगर ऐसा हो जाए कि वो बॉडी में ही एलिमिनेट ना हो और वो बनी रह जाए, तो एक बार कोई आदमी दवा खाएगा उसके बाद ताउम्र के लिए उसका कभी सर दर्द नहीं होगा। एक बार कोई आदमी टेबलेट खाएगा उसके बाद कभी ताउम्र के लिए उसका जो है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं होता है, उसकी अपनी एक हाफ लाइफ होती है जिसके बारे में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। फिलहाल बस आप इतना सा समझो और हम हमारे लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यही बस एक इंट्रोडक्शन है। अब आप कहोगे सर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इसमें आप पढ़ोगे एक तो जनरल फार्माकोलॉजी। आज का थोड़ा सा लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में ही रहेगा मोटा मोटी। एक तो आप पढ़ोगे जनरल फार्माकोलॉजी, और सर इसके बारे में कुछ, हाँ बिल्कुल बताएंगे ना जनरल फार्माकोलॉजी के बारे में।
नंबर एक। फिर हम कह सकते हैं कि सर एक सीएनएस ड्रग होती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर तीन सीवीएस होती है ना। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे लगने वाली ड्रग जितनी भी हार्ट से संबंधित होती है। उसके बाद आप कहोगे सर कुछ और टॉपिक बहुत सारे हैं जो ब्लड से संबंधित हैं, डायबिटीज मेलाइटिस, है ना। तो आप कह सकते हो डायबिटीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे। इसमें भी सीएनएस में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के चैप्टर आएंगे, मैं अभी बताऊंगा। इनमें भी अपने अपने अलग अलग तरह के चैप्टर आएंगे। आप सीवीएस में जैसे आप हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हैं, आप कहोगे सर एंटी जो रिदमिक जो ड्रग होती है वो पढ़ते हैं, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में जितनी ड्रग्स होती है वो पढ़ते हैं। आप कहोगे सर डाययूरेटिक्स भी तो पढ़ते ही हैं। हाँ, ये सारी सीवीएस के अंडर में आती है। तो अब हमें एक काम और करना चाहिए। फिलहाल हमें आज का जो है हमारा टॉपिक, वो हम सीएनएस शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे कहते हैं साहब टफेस्ट टॉपिक है, और यही स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। कुछ नहीं करना, नोट्स बने तो बेहतर है, ना बने तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है, याद करवा देंगे, ये हमारा वादा रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा देखो, एक चीज याद रखना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, अब हम आते हैं सीधा हमारे, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में हम डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। पर याद रखना कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी डिजीज होते हैं, अब मैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दाग रहा हूं दोस्तों, आप बड़े गौर से फरमाना। जो डिजीज होते हैं, इन डिजीज को जितनी भी हम ड्रग्स देते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं फार्माकोलॉजिकल एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं, बहुत बार इसमें सवाल पूछा जा चुका है। क्या सवाल पूछा जा चुका है? सीएनएस में यूज होने वाली जो डिजीज के बारे में जितनी भी हमारी ड्रग्स होती है, वो कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों फार्माकोलॉजिकल एजेंट। अब सुनो, हमें क्या करना है इसके बारे में तो आपने कह दिया, ठीक है। ये हम एक बार इधर लगा देते हैं साइड में, इसको थोड़ा बाद में परेशान नहीं करेगा हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, क्या इसमें एक नई चीज देखते हैं, और वो ये है, हम इसमें नई चीज ये देखते हैं कि सीएनएस के जो डिजीज हैं और ड्रग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। हम ड्रग्स के बारे में एंड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूं दोस्तों, उस लिस्ट में हम थोड़ा सा चर्चा फरमाएंगे। कौन सी? नंबर एक हम पढ़ेंगे कि साहब एंटी मैनिक ड्रग। क्या पढ़ेंगे? एंटी मैनिक ड्रग, ठीक है। नंबर दो हम पढ़ेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। आज हम एंटी मैनिक खत्म कर देंगे दोस्तों, ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एंटी डिप्रेसेंट। तीसरा आप कहोगे सर एंटी साइकोटिक ड्रग होती है, बिल्कुल होती है एंटी साइकोटिक। अच्छा, उसके बाद नंबर चार आप कहोगे सर इसमें हम एक बीच में और भी तो पढ़ते हैं ना, वो जो पार्किंसन वाली जो खेल होता है ना। तो आप कहोगे सर कौन सा? रुको, हम रेजर लेके आते हैं। इसमें हमने क्या कहा? एंटी पार्किंसन ड्रग। एंटी सब बताएंगे आपको खुलकर, आप बस पार्किंसन ड्रग, ठीक है। अब देखो नंबर पांच हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइटी ड्रग, यानी चिंता तो हो ही जाती है इंसान को। उसके बाद सर हम कह सकते हैं नंबर 6 पे एंटी एपिलेप्सी ड्रग। ये क्या होता है? मिर्गी का दौरा आना, एपिलेप्सी ड्रग, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कह सकते हैं दो एजेंट पढ़ते हैं, सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। आप इसके साथ साथ लिस्ट बनाते रहना, क्योंकि आपको लेक्चर फ्लो का आइडिया आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? आपने एक रोग सुना होगा, रोमेटोइड आर्थराइटिस एंड गाउट। आपने कहा सर बिल्कुल सुना है। तो इसके बाद और क्या होता है? ठीक है, हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा, यहां तक ये ठीक है मामला। चल, अब देखो नंबर 9 में हमने क्या पढ़ा? रोमेटोइड आर्थराइटिस के बाद में आप कहते हैं सर एनास्थीसिया भी तो पढ़ेंगे, वो भी तो दिमाग पे ही काम करती है। तो एनास्थीसिया भी पढ़ेंगे। तो एनास्थीसिया कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है दोस्तों, जनरल
और लोकल, दोनों में मैं फर्क बता दूंगा आगे चलकर। जनरल यानी पूरी बॉडी पे काम करने वाली, लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम करने वाले। और नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें आप लोग कुछ एक आध कुछ और, जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट होते हैं। कई बार आपके जिम विम मारने की वजह से जब बॉडी में दर्द आता है तो आप एसएमआर ही खाते होते हैं ना, कि हमारी मसल जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी पड़ते हैं। सुनो दोस्तों, कहानी क्या है। सबसे बड़ी कहानी ये होती है कि हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नंबर एक बात कि हमने एंटीमेनिक ड्रग के बारे में जानना है, तो आप लोग क्या याद करोगे। आप सबसे पहले याद करना कि इस एंटीमेनिक ड्रग में क्या होता है, आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो जाता है। बर्तन भांडे फेंकना, गुस्सा करना, लड़ाइयां करना। एक वक्त पे वो आपके साथ बड़ा खुश नजर आता है, उसी वक्त पे वो आपके साथ लड़ाई करने लग जाता है। एक बात पे वो कहता है आप मुझसे प्यार बहुत करते हैं, दूसरी बात पे वो कहता है नहीं आप तो हमसे नफरत बहुत करते हैं। ये होता है मेनिक, है ना, एंटी मेनिक बिहेवियर। मतलब मेनिक तो एंटी तो हम ड्रग पढ़ेंगे, ये मेनिया एक रोग होता है। इसमें क्या होता है साहब, इस मेनिया रोग में आप कह सकते हैं कि नॉर एड्रेनलिन का और डोपामाइन, जो ये हमारा नोर एड्रेनलिन होता है, इसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और डोपामाइन का जो साइज हमारा है, क्वांटिटी जो वो बॉडी में बढ़ जाती है। इन दोनों के बढ़ जाने की वजह से आखिरकार क्या होता है, आदमी में इतनी ज्यादा उतावलापन आ जाता है, वो सोचता है कि मैं अभी सारा कुछ कर लूं, मैं अभी ये कर लूं, मैं अभी वो कर लूं। नंबर एक चीज ये याद रखोगे, डिप्रेशन की, मेरी बात बड़े गौर से सुनना। क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम हम कहते हैं क्या, हैप्पी हार्मोन होता है दोस्तों। क्या होता है, हैप्पी हार्मोन। उसका नाम जो है वो हमारे जो साइंटिस्ट भाई साहब लोगों ने उनका नाम रख दिया 5HT। ये जो 5HT है ये खुशी भरा हार्मोन होता है। अब बताओ आदमी डिप्रेशन में कब जाएगा, जब उसका हैप्पी हार्मोन धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और जैसे जैसे उसका डाउन हो रहा है उसका मतलब वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो आप साफ सुथरे शब्दों में कहता हूं मास्टर जी, बात तो हमारे बिल्कुल समझ में आ गई। इसका मतलब है कि साहब अगर किसी का 5HT अगर डाउन हो जाए, मतलब वो चला गया डिप्रेशन में। सिंपल सी बात है, उसका हैप्पी हार्मोन जो है वो खत्म हो चुका है। इसको सेरोटोनिन भी कहते हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हो Na भी उसका डाउन आ जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इसका दूसरा नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। बस कुछ नहीं याद करना। और आप क्या कहोगे, एंटीसाइकोटिक। हमारे ब्रेन के 5 पाथवे होते हैं, आप ये बात याद रखना। अभी उसी में से एक पाथवे होता है दोस्तों, कौन सा, मीजोलिम्बिक पाथवे। मैंने क्या नाम बताया, मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक या एमएल पाथवे भी कहते हैं, लिम्बिक पाथवे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस कह सकते हो इस एरिया में डोपामाइन का साहब जो है वो लेवल इंक्रीज हो जाता है। बंदा साइको होना शुरू हो जाता है, उसे लगता है तू ही अपनी भगवान टाइप की बातें करता है, वो अपनी खुदा है वैसे वाली बातें करता है, और वो साइको हो जाता है। वो हर आदमी को फिर वैसे ही देखता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे क्यों नहीं तवज्जो दे रहा टाइप की, ऐसी वो घटिया बातें करना शुरू कर देता है। फिर उसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती पड़ती है। ये पार्किंसन ड्रग के बारे में भी पढ़ेंगे खूब सारी, ऐसे आगे आगे चल के हम चलते जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा मुश्किल है नहीं, क्योंकि इसमें डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है दोस्तों, और एसिटाइल कोलिन जो एक हार्मोन होता है इसका लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखना आगे चलकर मैं आपको इसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी पढ़ाऊंगा। मैंने क्या कहा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है ये इसमें काम करेगी। इसमें हम डोपामाइन उठाने वाली दवाइयां देंगे, यानी डोपामाइन को जो उठा दे। डोपामाइन किसके लिए, मोटिवेशनल हार्मोन होता है। यही तो फेसबुक कर रहा है, जब लाइक बढ़ रहे होते हैं तब डोपामाइन बढ़ रहा होता है। इसके पीछे की साइकोलॉजिकल गेम है, जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही एंजाइटी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। उसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, इतने में सारी खत्म, ड्रग इतने में याद करवा ही देंगे। उसके बाद एपिलेप्सी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, सीडेटिव हिप्नोटिक्स। आपने सुना होगा एक वो गाना हनी सिंह का जिसमें वो कहता है तेरी ब्लू आईज कर दिए मैंने हिप्नोटाइज टाइप की, वो एक गाना मुझे याद नहीं आ रहा, वो वाला हिप्नोटाइज है, यानी कि सम्मोहन करना। ये कुछ एक ऐसी ड्रग्स होती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनली हम एनास्थीसिया के बारे में पढ़ेंगे, जनरल और लोकल होते हैं, और ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं। आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो आप मार लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, इतनी देर में तो हो ही जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दो चीजें एक साथ लेके चलता हूं, और मैं कहता हूं साहब मैंने क्या कहा डिजीज के बारे में, CNS डिजीज के बारे में जब मैंने शुरू करा तो मोटा माटी क्या शुरू करा, मैंने कहा साहब एक अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं।
कौन से अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। आपको सर ये कौन से होते हैं, एक इफेक्टिव होता है, एक अफेक्टिव होता है। अफेक्टिव डिसऑर्डर, अफेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज को अफेक्ट कर रहे होते हैं बार बार, उसकी मेन जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको वहां से भटका देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अफेक्ट कर रही है वो चीजें। और इफेक्ट का मतलब तो मान लो कोई, मैं कह रहा हूं कि भाई आप कहीं जा रहे थे, आपका हाथ ही काट दिया किसी ने, तो आपका बॉडी सिस्टम क्या रुक ही गया है, इस हाथ से काम होने वाले गए, इफेक्ट ही कर दिया इसने। परंतु आपके भेजे में किसी ने टेंशन दे दी, अब आपके पास है तो सारा सिस्टम वही, पर कुछ कुछ देर बाद में लोचा हो रहा है, काम में आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इसको अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम शुरू कर देंगे हमारा जो चैप्टर है, वैसे हमारा इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो शुरू हो चुकी है। यहां से दोस्तों प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। सीधा पूछता है मेनिया अक्कर्स, सवाल क्या पूछा जाता है, मेनिया अक्कर्स, चार ऑप्शन दे देगा, नोर एडलिन इंक्रीज, डोपामाइन इंक्रीज। अगला ऑप्शन ये नोर एडलिन डिक्रीज, डोपामाइन इंक्रीज, उल्टा सीधा करके चार ऑप्शन बना के चिपका देगा। याद रहेगा तो कर दोगे, वरना गलत हो जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं क्या, सुनो भैया क्या है ना, अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं। मैंने आपको ये कहा था सीएनएस डिजीज में काम आने वाले जो एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों, मैंने कहा आपको साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट कहते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, 3 से 4 बार पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, मैं यूट्यूब के माध्यम से, और अगर आप मुझे ऐप पर सुन पा रहे हैं तो ऐप पर भी हमारे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपको सॉल्व करवाऊंगा, तब सुनोगे आप। इसमें सर आप हमें बता दो, दो तरह के रोग होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों डिप्रेशन, डिप्रेशन, और दूसरा क्या होता है, इसमें होता है सर मेनिया। आप कहोगे सर इनमें बता दो क्या निशानी होती है। नंबर एक मैंने कहा था, इसमें 5HT का जो डाउन होता है वो ये लेवल डाउन हो जाता है, और नॉर एडलिन का हो जाता है, और सर और सैड मूड हो जाता है, सैड मूड हो जाता है, और सर इसमें सुसाइडल टेंडेंसी आती है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, बंदे के बार बार थॉट आता है काहे को धरती पे आए, यहाँ से चल बसते हैं, क्यों यूं फालतू में पचड़े में क्यों फंसे। ये एपिसोडिक भी हो सकती है, यानी कभी कभी आ सकती है, ये परमानेंट भी घर कर सकती है। आसपास जो भी स्टूडेंट है, आप कोटा में अक्सर देखते होंगे हर चौथे पांचवें दिन आपको 10वें दिन एक न एक आधा आर्टिकल आपको छपा हुआ मिलता है टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर में, और फिर वो आप ऐसा देखते हैं कि साहब वो सुसाइड कर जाते हैं, वो बच्चे थोड़ा सा क्या परेशान हो जाते हैं ना। अब ये मेनिया की बात बता दो सर। अच्छा इसमें क्या है, एक चीज आप और नोट कर सकते हो, नेगेटिविटी बहुत रहती है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। ये जब भी आदमी डिप्रेशन वाला मिलेगा वो यही कहे क्या रखा है यार दुनियादारी में, बस कुछ नहीं, भगवान उठा ले तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, मुझे तो, मैंने ऐसा सोचा नहीं था मेरी जिंदगी के बारे में, मेरे साथ ऐसा क्यों है, भरा भरा सा रहेगा, बोलेगा कम, वो अपने आप को ज्यादा बिजी करने की कोशिश रखता है कि यार मैं बहुत बिजी कर लेता हूँ तो इससे थोड़ा फायदा मिलेगा मुझे, ऐसी चीजें उसमें आती है। उसकी वजह से इस सुसाइडल टेंडेंसी आने आने लगे ना, तब जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है दोस्तों वो याद रखना, इलेक्ट्रिक शॉक होता है, इलेक्ट्रिक शॉक देने पड़ते हैं। ये इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट जाते ही दिमाग पे झटके देने पड़ते हैं। मेनिया में सर, मेनिया में क्या होता है, ये हो जाता है बाइपोलर बिहेवियर कहते हैं इसको, बाइपोलर, सिंगल पोलर नहीं होता, बाइपोलर बिहेवियर। ये कौन सा बिहेवियर होता है, अभी अभी मैंने बताया, एक वक्त पे आपसे बड़ी मोहब्बत से बात करेगा, दूसरे वक्त पे बड़ा गुस्सा हो जाएगा वो। अच्छा ठीक है, और इसमें सर, और इसमें ये कह सकते हो सर कि इसमें ना जो है वो वॉयलेंट टाइप का बिहेवियर हो जाता है ना, यानी गुस्सेल टाइप का बिहेवियर हो जाता है, गुस्सेल टाइप का दोस्तों इसमें जो है वो हो जाता है। वो ऐसे मतलब होता है ना, हाथ में भांडे बर्तन आगे फेंक दिए, कोई चीज आगे सर में दे मारी, ऐसे ऐसे कुछ वो हरकतें करता रहता है। अच्छा तो इसमें किसका खेल होता है सर, आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता, तो मैं अभी अभी दोस्तों बता के आया हूं, इसको आप बॉक्स में बंद कर लेना। इसमें आप कहोगे सर क्या, इसमें आप कहोगे एक तो डोपामाइन, और आप एक कहोगे सर नोर एड्रेलिन। इन दोनों का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, इन दोनों का दोस्तों लेवल बढ़ जाता है, स्टार मार्क कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। ये दोनों आपने डिप्रेशन में और मेनिया में फर्क समझ लिया।
अब हमें चैप्टर कौन सा शुरू करना है, तो हमें चैप्टर शुरू करना है मेनिया। मैं आपको यहीं पर एक चीज बता देता हूं, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आप समझ गए मेरी बात को, सबसे पहले दिया जाने वाला ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, वो होती है सर लिथियम कार्बोनेट। ये आप एक बार फॉर्मूला इतना सा याद कर लेना, लिथियम कार्बोनेट होती है। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है क्या सर, हमारा चैप्टर शुरू होता है एंटी मैनिक ड्रग। एंटी मैनिक ड्रग के बारे में अगर पढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी वो ड्रग जो क्या करे, देखो बाइपोलर में क्या रहता है दोस्तों, बाइपोलर में एक बार ऐसे मूड हो रहा है, दूसरे ही उसी वक्त में उसका ऐसे मूड हो रहा है, तो हम इसमें जो ड्रग देते होते हैं वो ड्रग कौन सी देते हैं, हम देते हैं मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर ऐसी दवाइयां जो मूड को सेट कर दे। तो आपके सामने एक सवाल आता है, एंटी मैनिक ड्रग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो मूड स्टेबलाइजर के नाम से, क्योंकि एक वक्त बिहेवियर यहां पे है, दूसरे वक्त बिहेवियर यहां पे है, बहुत ही प्यार से पेश आ रहा है, वही आदमी बहुत गुस्से से पेश आ रहा है, कभी अप कभी डाउन, तो उसका मूड स्टेबल करने के लिए आप लोगों के सामने अब आती है ड्रग्स। ड्रग्स में आप क्या है हेडिंग डाल लो और आप दोस्तों मेरे साथ चलो। सबसे पहले आप लिखना लिथियम कार्बोनेट, क्या लिखोगे, लिथियम कार्बोनेट। और उसके बाद हम दो तीन एक ड्रग और पढ़ेंगे। आप एक पढ़ोगे हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल, इसके साथ साथ कार्बोमेजेपिन, और आप देखोगे कि ओलेंजापिन एक ड्रग आती है, ओलेंजापिन, ये एक ड्रग आती है। नंबर 4, इसमें देखो, इसमें आप कई जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है वो भी पढ़ते हैं, एक कार्बामेजेपिन होती है, एक सोडियम वैल्प्रोएट भी पढ़ते हैं। तो आप इसके साथ साथ ये याद रखना, कार्बामेजेपिन, और एक आप याद रखना हम कहते हैं सोडियम वैल्प्रोएट, पोरेट, एक आप ये पढ़ते हैं। ये हमारी 4 तरह की ड्रग होती है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक टेराटोजेनिक ड्रग होती है जो फीटस को नुकसान पहुंचाती है। क्या करती है, मैंने आपको यहां पर रोक कर मैं आपको दो चीजें और मेंशन करवा रहा हूं, वो ये है कि एक तो ये ड्रग और एक ये दो ड्रग, ये क्या होती है, ये होती है दोस्तों टेराटोजेनिक ड्रग होती है, टेराटोजेनिक ड्रग, यानी वो ड्रग जो फीटस को नुकसान पहुंचा दे, उसके किसी न किसी तरह के यानी भ्रूण को कोई तरह का नुकसान पहुंचा दे, वो टेराटोजेनिक ड्रग कहलाती है। निफेडिपिन और वेरापेमिल और क्लोनिडीन, ये और भी आती है, आप कह सकते हो। एक तो ये निफेडिपिन हो गया है ना, क्लोनिडीन हो गया और वेरापेमिल, ये जो ड्रग होती है ये भी इसमें काम आती है। तो आप कह सकते हो 6, 7, 8, हमने 8 तरह की ड्रग पढ़ी। नंबर 1 सवाल ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेनिया, एंड वो ऑप्शंस में देगा, फर्स्ट लिथियम कार्बोनेट, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन एंड निफिडिपिन। आप कह सकते हो सर निफिडिपिन भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, और फिर ऑल ऑफ अबोव कर देगा, बिल्कुल ऑल ऑफ अबोव ही चिपकाना है, क्योंकि ये भी तीनों काम आती है। हालांकि ये तीनों हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, और ये वाली ये अलग अलग होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। आप आगे चलकर पढ़ोगे क्या, ये होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो सर ये भी दी जाती है, बिल्कुल मेनिया में तो दी ही जाएगी, क्योंकि एक तरह का ये उसी का बाइपोलर है ना, और वो सिंगल पोलर होता है। आप धीरे धीरे करके आगे पढ़ोगे। और दूसरा एंटी कन्वर्जन भी पढ़ोगे। ये क्या है, ये एंटी कन्वर्जन ड्रग है, एंटी कन्वर्जन ड्रग। ये लो, आपको मोटा मोटी मैं मेनिया में बहुत सारी ड्रग्स ऐसी बता दूंगा। तो ये हमारा पहला चैप्टर बन गया है मेनिया। हमारी जो ये लिथियम कार्बोनेट जो बहना है, इस बहना को याद रखना ड्रग ऑफ चॉइस यही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और हम इसके बाद थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे। आप वहां पर एंटी जो है हाइपरटेंसिव ड्रग लिख सकते हैं, फिर हम लिथियम कार्बोनेट के बारे में बात कर लेंगे। ये क्या है, आप कहोगे सर ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब सोच के देखो, मैंने यहां पर आपको क्या बताया था, मतलब मेनिया में क्या होता है। मेनिया में दोस्तों मैंने एक चीज बताई थी, क्या, अभी अभी अगर आप पिछली स्लाइड पे देखोगे भक्तों, मैंने कहा था ये डोपामाइन और नोर एड्रेनलिन को ज्यादा करती है। हमने क्या कहा, डोपामाइन और मेनिया में
नॉर एडलिन किसी बंदे का ज्यादा हो जाता है, तो एंटीमेनिक ड्रग करेगी क्या, इनको कम कर देगी। और उनमें कम करने वाली सबसे पहली ड्रग कौन सी होती है, आप कहोगे मास्टर जी बता दिया है ना आपने, कौन से, लिथियम कार्बोनेट। तो हम सबसे पहले लिथियम कार्बोनेट को ही पढ़ते हैं और हम इसके बारे में जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। आप कहोगे सर ये डिक्रीज द लेवल ऑफ किसका, अभी हमने बताया क्या साहब, एक तो हमने कहा नॉर एडलिन का और डोपामाइन का, इनका लेवल जो है वो डिक्रीज कर देगी। आप बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट लिख लेना, क्या डिक्रीज लगाना यहाँ पे डोपामाइन और डिक्रीज लगा देना नॉर एड्रेलिन। अब ये जो है इन दोनों का ये काम करती है, और ये कैसे करती है, इसके साथ साथ इसमें एक और दिक्कत भी रहती है दोस्तों, ये सोडियम जो लोड होता है उसको कम कर देती है, इसको सोडियम लोड को भी कम करती है। तो ये लिथियम कार्बोनेट एक सोडियम के लोड को भी कम कर देती है, ये सोडियम। और जब इसका लोड कम हो जाता है तो मैं आपको अब इसके साइड इफेक्ट बताने जा रहा हूं। साइड इफेक्ट ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। नंबर एक दोस्तों जो साइड इफेक्ट आता है, ये क्या करती है, इनहिबिट करती है किसको, एडीएच को। ये किसको इनहिबिट करती है, एडीएच को करती है। और एडीएच को इनहिबिट करने से क्या होता है, आप भी जानते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि पॉलीयूरिया हो जाता है। ये दो तीन एक चीजें मैं आपको और बताऊंगा, फिलहाल आप इतना देखो कि इनहिबिट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या है दोस्तों, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर आपने एंटी डायरेटिक हार्मोन को इसने कम कर दिया, सुनो दोस्तों क्या है ना कहानी, हम थोड़ा सा इसको साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर लगाए देते हैं, ये मामला ठीक है, जम गया अभी तो ठीक है। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा कि व्हाइट से करते हैं, देखो क्या है ना, लिथियम कार्बोनेट जो है, लिथियम कार्बोनेट, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होती है थेराप्यूटिक रेंज वो बहुत कम होती है, यानी कि एक तरफ मैक्सिमम एक तरफ मिनिमम। आप कहोगे सर ये मिनिमम ये मैक्सिमम ये दो तरह की है, तो ये होती है इसकी क्या, थेराप्यूटिक रेंज, थेराप्यूटिक रेंज। और थेराप्यूटिक रेंज इसकी बहुत कम होती है, इसकी थेराप्यूटिक रेंज बहुत कम होती है। अगर आप एक्यूट की बात करोगे, एक्यूट मेनिया में, एक्यूट मेनिया की बात करोगे तो थेराप्यूटिक जो रेंज होती है वो होती है 0.8 टू 1.2। आप कितनी बताओगे, 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कुछ ऐसा इसका रहता है। ये जो है इसका यूनिट जो होता है वो आपको याद करना है। ये एक्यूट मेनिया की होती है, परंतु इसकी जो ओरिजिनल वाली होती है वो 0.5 टू 0.8 ही होती है। क्या होती है, 0.5 टू 0.8। हमने क्या बताया था अभी, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी जो है वो रेंज होती है। अब इससे और क्या होता है साहब, इससे ब्लड शुगर लेवल भी डाउन होने लगता है, एक चीज तो ये। अब और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, हमने इसके बाद में एक चीज और पढ़ी कि एडीएच का काम क्या होता है। सुनो, एडीएच जो होता है ना दोस्तों, हम नई स्लाइड ले लेते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे, मुझे इतना जल्दी नहीं है, परंतु फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो काफी बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो हमें थोड़ा सा स्पीड से करना रहेगा। और आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें और देनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे पीपीटी की सहायता से भी कुछ लेक्चर हमें रिकॉर्ड कर लेने चाहिए। फिलहाल आप इतना याद रखो दोस्तों, ये जो एडीएच होता है, इस एडीएच का काम क्या होता है, सबसे पहले इसका काम होता है ब्लड वेसल्स पर, ब्लड वेसल्स पर होता है। और दूसरा आप क्या कहोगे सर, नेफ्रॉन पर होता है, नेफ्रॉन पर होता है। अच्छा, ब्लड वेसल्स पर क्या काम होता है इसका, ये कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए काम आता है दोस्तों, किसके काम आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है सर, नंबर एक। और इसमें इधर नेफ्रॉन में देखो ये वाटर परमिएबिलिटी बनाए रखता है, वाटर परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ, देखो ये हमारा जो है, ये आप कहोगे ये नेफ्रॉन हो गया, बोले सर इतना गंदा नेफ्रॉन, हाँ बनाते हैं भैया हम तो ऐसा ही बनाते हैं।
सुनो, ये जो होता है यहाँ पर जो ये वाटर होता है इसको परमिएबल करने का काम करता है, यानी कि ये रोकने का काम करता है। अब क्या होगा साहब, परमिएबल को यानी मेंटेन करता है ये। अब देखो क्या होगा कि अगर एडीएच जो है, अगर हम एडीएच की बात करें, अगर ये इनहिबिट हो जाता है तो पॉलीयूरिया और पॉलीथ्रस्ट होगी। अगर एडीएच इनहिबिट हो जाता है तो इनहिबिट होने से एडीएच के क्या होता है दोस्तों, पॉलीयूरिया हो जाएगी। पॉलीयूरिया का क्या मतलब हुआ और पॉलीथ्रस्ट का क्या मतलब हुआ, यानी कि ये चीजें बढ़ जाएगी। पॉलीथ्रस्ट की बात करें तो, है ना, ये दो चीजें इसके इनहिबिट होने से हो जाती है, क्योंकि एडीएच इनहिबिट होने से यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है। और यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, एडीएच के इनहिबिट होने से क्या होगा, एडीएच के इनहिबिट होने से यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा, यूरिन फॉर्मेशन बढ़ेगा। और यूरिन फॉर्मेशन को ही हमने डायबिटीज डायबिटीज इंसिपाइडस बोल दिया, इंसिपाइडस। और अगर इसकी बात करें दोस्तों डायबिटीज इंसिपाइडस की, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस एमिलोराइड होती है। क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस, एमिलोराइड, एमिलोराइड होती है दोस्तों। और ये जो एमिलोराइड होती है ये डायरेक्ट एक्टिंग क्या होती है, डायरेक्ट एक्टिंग डाययूरेटिक का एक ही क्लासिफिकेशन होता है। और अगर हम डायरेक्ट एक्टिंग का अगर देखें, पोटेशियम स्पेयरिंग होती है ये एक तरह की, तो आप कह सकते हो डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेयरिंग, है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। ये लो सर, हमने यहां तक पढ़ लिया। इधर हमने कहा सर पॉलीयूरिया हो गया, पॉलीथ्रस्ट हो गया। बॉडी से बाहर अगर यूरिन फॉर्मेशन बढ़ रहा है, जा रहा है, पेशाब ज्यादा हो रहा है, तो बॉडी में वाटर का कंटेंट कम होगा, तो पॉलीयूरिया हो गया एक तो, और थ्रस्ट भी रहेगा। अच्छा, दूसरा आप कहोगे सर इसमें क्या होता है ना, कि आप ये कह सकते हो कि T4 का नंबर 2 पे आप क्या याद करोगे, T4 का जो सिंथेसिस होता है, T3 T4 दोनों का भी कह सकते हो एक तरह से, क्योंकि मैं आपको अभी आगे चलकर जब हम थायराइड पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सब इसके लिए, दोनों के लिए क्या होता है, आयोडीन जरूरी होता है। तो T4 का सिंथेसिस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सर आप थोड़ा सा समझा सकते हो, बिल्कुल समझा सकता हूं दोस्तों। मैं आपको मैं बताता हूं क्या होता है, यूं मान के चलो, कैसे समझाऊं मैं, यहीं पे देख लो यार आप। ये एक तरह का हमारा क्या है, ये हमारा थायराइड है, अगर मैं ऐसे बात करूं तो थायराइड है। इस थायराइड में क्या होता है दोस्तों, आयोडीन जाता है, और आयोडीन जाके क्या करता है, एक होता है मोनो आयोडोटायरोसिन और एक होता है डाई आयोडोटायरोसिन, डाई आयोडोटायरोसिन, और एक होता है डाई आयोडोटायरोसिन। आप दो दो का याद करो, मोनो में क्या होता है एक, और डाई में क्या होता है दो होता है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, T3 बनता है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, T4। आपने कहा सर ठीक है, आयोडीन गया और आयोडीन की जाने की वजह से यू हुआ। अब आपने जब लिथियम कार्बोनेट दिया तो साहब लिथियम कार्बोनेट का जो Li+ आयन होता है, Li+ जो आयन होता है ये घुस जाएगा। ये घुस जाएगा तो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कम हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन कम होगा या जाएगा ही नहीं, तो लिथियम इसकी जगह आ गया, तो T4 का सिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो इसकी वजह से होने वाला जो रोग होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, आपको मास्टर जी अब हमारे समझ में आ गया, उसको आप और हम मिलकर गोइटर रोग कहते हैं। तो गोइटर हो जाना भी इसका अपना एक हिस्सा है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो ट्रिमर जो आते हैं वो इसका एक मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। क्या, ट्रिमर, ट्रिमर मोस्ट कॉमन अगर साइड इफेक्ट पूछा जाए तो आप यही बताओगे। मैं SISE लिख रहा हूं, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट को। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा दोस्तों, देखो आयोडीन क्रोनिक डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर हो जाता है, T4 सिंथेसिस कम हो जाता है, इससे गोइटर हो जाता है। हमने उधर भी पढ़ लिया, हमने ड्रग ऑफ चॉइस भी पढ़ ली, डायबिटीज इंसिपिडिस की, डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेयरिंग होता है। अब सर, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसके साथ साथ एक पढ़ेंगे, मुझे बार बार इसलिए इस स्क्रीन की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि इधर हमारा लगा हुआ कंप्यूटर, इसमें कई बार मामला रुक जाता है, इसलिए मैं इधर देख पा रहा हूं। तो आपको मुझे उम्मीद है कि परेशानी नहीं हुई होगी। हम देखते हैं कि अब जो है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग
इंट्रैक्शन। आप कहोगे सर ये क्या होती है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या है। आपने लिथियम कार्बोनेट खाई और प्लस में आपने नॉन स्टीरोइडल एंटी जो हमारी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है NSAIDs, है ना, आपने ये खा लिया। तो जब आपने ये खाया तो इसके साथ क्या हो सकता है, इसके साथ हो सकता है लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और लिथियम की टॉक्सिसिटी के बढ़ जाने से एडिमा कोज हो जाता है। तो नंबर एक आप क्या याद करोगे, इंक्रीज लिथियम टॉक्सिसिटी तो होगी और इससे क्या होता है एडिमा। एडिमा क्या होती है, मोटा मोटी बात कि किसी भी टर्मिनल एंड पे जैसे हमारे हाथ हैं पैर हैं, यहाँ पर किसी वाटर की तरह जो है पानी का इकट्ठा हो जाना एक तरह से, यानी लिक्विड फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना और सूजन आ जाना, इसी को हम एडिमा कहते हैं। दूसरा दोस्तों हमने क्या कहा, नंबर एक। नंबर दो आपने कहा सर लिथियम कार्बोनेट के साथ अगर थायाजाइड दे दी जाए तो, थायाजाइड जो ड्रग होती है वो आगे चलकर मैं बताऊंगा दोस्तों, फिलहाल आप इतना सा याद रखो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें फिर लिथियम की क्वांटिटी जो होती है, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, लिथियम की टॉक्सिसिटी। और इस लिथियम की टॉक्सिसिटी के बढ़ने से कहानी और भी थोड़ा सा उलझ जाती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए ओस्मोटिक, एक तो हम डायरेटिक देते हैं, एक NaHCO3 देते हैं। एक क्या देते हैं दोस्तों, ओस्मोटिक, ओस्मोटिक डायरेटिक देते हैं, डायरेटिक्स, और एक NaHCO3। देखो ये रामबाण इलाज होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं इधर भी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। अगर लिथियम टॉक्सिसिटी बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो, है ना, ये हम इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, हम ये IV देते हैं दोस्तों, इसको ये आप याद कर सकते हैं। इसमें नंबर तीन एक थोड़ा सा और भी आप याद कर सकते हैं, वो है मोटा माटी कि अगर आप इंसुलिन के साथ देते हैं लिथियम को, क्या है दोस्तों, ये लिथियम है और प्लस में इसको आपने इंसुलिन के साथ दे दिया, इंसुलिन के साथ दे दिया तो क्या घटना घटेगी। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को डाउन करना, और इधर लिथियम भी यही काम कर देगा। तो ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, ये हाइपोग्लाइसेमिया कर देंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन तीन तरह की आती है, तो आपने तीनों तरह की ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी जान ली। अब आप कह सकते हो सर थोड़ा सा हमें इसका जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दो। तो सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप लिख सकते हैं, प्रेगनेंसी में ही है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो दोस्तों ये क्या है, एक तो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ही इसको अवॉइड किया जाता है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, क्योंकि ये फीटल एबनॉर्मलिटीज कर देता है, आपको पता है गोइटर हो जाता है इन सब वजह से, तो हम कह सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, फीटल एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, यानी फीटस यानी भ्रूण में कुछ ऐसा अजीब सा होने लग जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक जुगाड़ जो लिख के लाया हूं मैं आपको, वो मुझे किसी एक बहुत ही कम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम में मिला और मैं आपको बता देता हूं। अब आपको कुछ याद रहे ना रहे, आपको मेनिया के बारे में इतना याद करना है, क्या, लिथियम, और इनका अपना अलग अलग होता है क्या। सबसे पहले आप ये याद करोगे, ल्यूकोसाइट, ये एक ट्रिक है दोस्तों, जादू है, ल्यूकोसाइट इंक्रीज, यानी कि ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, WBC की जो क्वांटिटी है वो जो है एंटीमेनिक ड्रग के साथ बढ़ जाती है। दूसरा ट्रिमर और हाइपोथायरिडिज्म, तो आप ये कहोगे ट्रिमर, हाइपोथायरिडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि अगर हम बात करें कि इसमें थायराइड जो है वो बढ़ जाता है, हाइपोथायराइडिज्म, हम हाइपोथायरोडिज्म, ये लो सर। अच्छा, इससे आई से और यू से और एम से, इन तीनों आप कह सकते हो इंक्रीज यूरिन, क्या, एक तो नंबर एक इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज यूरिन, और इसमें आप लिख देना पहले तो ऐसे लिखना, अवॉइड इन एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड
और यहां पर बड़ा सा एम लिखना, मदर, यानी इस एम का यहां से हमने कनेक्शन कर दिया, यानी कि अवॉइड किस में करना, एक्सपेक्टेड मदर, यानी जो मदर बनने वाली है यानी प्रेग्नेंट महिला है उसमें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये फीटल एबनॉर्मलिटी जो हो जाती है, डब्ल्यूबीसी इसमें बढ़ जाती है। ट्रीमर जो होते हैं ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, आप ये चीज याद करना। उसके साथ साथ आप हाइपोथायराइडिज्म कह सकते हैं, यानी कि इसमें थायराइड जो है इसमें गोइटर हो जाता है, हमने अभी अभी पढ़ा था, आपको पूरा लेक्चर फ्लो बता दिया मैंने। इंक्रीज यूरिन, अब देखो शुरू से हम एक बार फिर देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ा, और फार्माकोलॉजी में हमने कहा साहब फार्मेसी होती है, ड्रग बॉडी में कैसे काम करती है। फिर हमने कहा काइनेटिक और डायनेमिक दो होते हैं, एक में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं, एक में हम एडीएमई पढ़ते हैं। उसके बाद हमने कहा साहब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में। फिर हमने कहा जनरल फार्माकोलॉजी में हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, फिलहाल हम सीएनएस के बारे में देखते हैं। सीएनएस के बारे में दोस्तों एक लंबी सी लिस्ट बनाई थी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिजीज होते हैं साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट काम आते हैं। सीएनएस ड्रग एंड डिजीज के बारे में पढ़ा, एंटीमैनिक, डिप्रेशन, साइकोटिक और पार्किंसन, इतना ही देखते हैं, बाकी का लिस्ट आपके सामने है। इसमें नोरेडलिन डोपामाइन का क्वांटिटी बढ़ जाता है, हैप्पी हार्मोन इसमें क्या होता है 5HT डाउन हो जाता है, नोरेडलिन कम हो जाता है। साइकोटिक में देख लो मीजोलिम्बिक पाथवे यानी डोपामाइन जो है वो बढ़ जाता है। एंटी पार्किंसन ड्रग अगर बात करें तो डोपामाइन, इसमें क्या होता है पार्किंसन में डोपामाइन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन ज्यादा हो जाता है। तो एंटी पार्किंसन ड्रग जब हम देंगे तो उसमें एंटी कोलिनर्जिक भी ड्रग देंगे। मैं ये सब जो भी मैंने बताया दोस्तों, ये मैंने रोग के बारे में बताए हैं, ये डिजीज के बारे में बताए थे। ये एंटी समझकर मत समझना, क्योंकि एंटी तो इनके ड्रग काम करेगी, जो भी काम करेगी वो नोरेडलिन को कम कर देगी, डोपामाइन को कम कर देगी। मुझे उम्मीद है आप समझ गए। सीएनएस में क्या रहता है, एजेंट जो होते हैं उनको साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट कहते हैं। अफेक्टिव डिसऑर्डर होते हैं डिप्रेशन और मेनिया। डिप्रेशन में हमने कहा ये जो होते हैं सेरोटोनिन कह लो इसको, सेरोटोनिन, या आप कह सकते हो हैप्पी हार्मोन, सब खुश रखता है आपको, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों कम हो जाते हैं। सैड मूड होता है, आप कह सकते हो सुसाइडल टेंडेंसी आती है, इलेक्ट्रिक शॉक डायरेक्ट देते हैं, नेगेटिविटी आती है। मेनिया में बाइपोलर होता है और इसमें वायलेंट बिहेवियर करता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला, ठीक है। डोपामाइन बढ़ जाता है, हमने फिर थोड़ा देख लिया। एंटीमैनिक ड्रग में मूड स्टेबलाइजर होता है, ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो लिथियम कार्बोनेट होती है, हेलोपेरिडोल, ओलेंजापिन, कार्बामेज, ये तीनों जो होती हैं ये सब टेराटोजेनिक होती है। इसके बारे में आपने पूरे लेक्चर में पढ़ ही लिया, क्योंकि ये गोइटर कोज करती है, और गोइटर कोज करने से क्या होता है थायराइड, जो थायराइड होता है वो बढ़ जाता है, और जो बच्चा जो होता है, भ्रूण जो होता है, आप फिटस कह सकते हो, उस पर ये बहुत सारे तरह के इंपैक्ट डालता है, इसीलिए टेराटोजेनिक कैटेगरी में आती है। तीनों हाइपरटेंसिव ड्रग भी इस्तेमाल करते हैं, और 2 कन्वर्जन ड्रग भी काम करती है, ठीक है सर। थोड़ा सा और देख लो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डिक्रीज द लेवल ऑफ, ये क्या करेगा इसका मतलब, फिलहाल आप इसमें मैंने लगा दिए निशान, आप ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो हमने सीधा साधा पढ़ लिया। साथ में ये सोडियम के लेवल को भी डाउन करेगा, इससे क्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है इनहिबिट होना शुरू हो जाता है, इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है। इसके इनहिबिट हो जाने से हमने क्या कहा बहुत सारे इंपैक्ट आएंगे। पहले इसकी रेंज बहुत छोटी होती है, इसीलिए ये हो जाता है। इसकी रेंज हमने क्या कहा, नॉर्मल मेनिया में जो होता है 0.5 टू 0.8 होता है, और एक्यूट मेनिया में क्या होता है इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल जाता है। ये हमने नॉर्मल रेंजें भी देख ली। अगला देखो क्या है, एडीएच के इनहिबिट। एडीएच का काम क्या होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का ब्लड वेसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन करना, पाइपों को दबा देना, छोटा करता है। नेफ्रॉन क्या करता है, वाटर की परमिएबिलिटी बना के रखता है, यानी कि यूरिन को रोक के रखता है। परंतु जब इसको हमने ब्लॉक कर दिया तो ये क्या करेगा, यूरिन छोड़ेगा। जितना यूरिन छूटेगा, जितना यूरिन फॉर्मेशन बनेगा, हमने कहा साहब इसी को हमने रोग का नाम दे दिया डायबिटीज इंसिपिडस। ये शुगर नहीं होती है, ये डायबिटीज नहीं होती है, पर एक तरह का रोग का नाम नहीं है, परंतु इसको नाम दे दिया डायबिटीज इंसिपिडस, यानी ये कंडीशन होती है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस एमिलोराइड होती है, जो डायरेक्ट एक्टिंग पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होती है। बोले साहब ठीक है, ये समझ में आ गया, इधर बता दियो। तो इधर पॉलीयूरिया, अभी क्या बताया, यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ना ही तो पॉलीयूरिया होता है। और पॉलीथ्रस, जब बॉडी से आपका वाटरी बाहर चला गया तो साहब प्यास तो लगेगी, जैसे मुझे अभी लगी हुई है, 1 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं। तो दूसरा देखो T4 जो होता है, आपने अक्सर रिपोर्टों में देखो T3 T4 हार्मोन बढ़ गए, घट गए, थायराइड, ये वो फलान ढिमका, आगे चल के पढ़ लेंगे।
T4 सिंथेसिस इसका डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? मैंने कहा साहब ये मान लो थायराइड है, इसमें MIT होता है मोनोआइडोटायरोसिन, इसमें डाईआइडोटायरोसिन होता है, डाईआइडोटायरोसिन होता है। मोनो में क्या होता है? एक होता है, डाई में कितना होता है? दो। दो और एक मिलाकर क्या बनता है? T3 बनता है, और दो और दो मिलाकर यानी कि 4 बनता है, तो T4 बन गया। किसकी वजह से बन रहा है साहब? आयोडीन की रिएक्शन की वजह से। आयोडीन घुसने नहीं दे रहा क्योंकि लिथियम आ गया। जब लिथियम इसमें चला गया तो आयोडीन बाहर हो गया। जब ये बाहर हुआ तो लिथियम के अंदर जाने से थायराइड का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, उसको गोइटर कह देते हैं, और ये सब गोइटर रोग हो गया। ट्रिमर, चक्कर आते हैं साहब, है ना, झटके आते हैं तो ट्रिमर आते हैं, तो हम कह सकते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। बस इतना सा तो था, और था क्या? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में देख लो, एनएसआइड्स नॉन स्टीरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होती है ना, तो इन ड्रग्स के साथ अगर दे दिया जाए तो एडिमा होती है, यानी टर्मिनल एंड पर हमारे लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए हमारे, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट यानी थायजाइड जो होता है, लिथियम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमने कहा ट्रीटमेंट ऑस्मोटिक डायरेटिक होता है, साथ में NaHCO3 होता है। इसके साथ हमने कहा साहब लिथियम प्लस इंसुलिन दे दिया जाए। देखो लिथियम का काम क्या होता है? ये ऑलरेडी शुगर को कम करता है, यही बात याद रखना। और इसके साथ साथ अगर इंसुलिन दे दिया तो ये क्या कर देंगे? शुगर को डबल टाइम के साथ ये कम करेंगे। इसको नाम दे दिया हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब शुगर लेवल का ब्लड में कम होना। मैंने क्या बताया यहां पर? शुगर लेवल जो होता है ब्लड में वो कम हो जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है, बस सिंपल इतना ही होता है। अगर हाइपर आता तो सब बढ़ जाता है। आपको मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दिया, और लास्ट में मैंने बताया कि आप एक ट्रिक का जुगाड़ कर लो। वो क्या है ट्रिक? हमने कहा कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी में लिथियम है, लिथियम में ल्यूकोसाइट इंक्रीज यानी WBC बढ़ जाती है। ट्रीमर यानी मोस्ट कॉमन। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब होता है गोइटर, सिंपल सी बात अभी बता गया ना, वो T3 T4 वाला। हाँ, इसका आई का देखो इंक्रीज यूरिन, अभी बताया। पॉलीयूरिया बोले, बिल्कुल बताया। और डायबिटीज इंसिपाइडस भी बताया। तीसरा, अवॉइड इन एक्सपेक्टेड मदर, ये नहीं समझा रहा हूं तो हम लिख देते हैं अवॉइड इन एक्सपेक्टेड। अवॉइड इन एक्सपेक्टेड मदर का क्या मतलब हुआ? यानी जो मां बनने वाली है उसके अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि साहब ये फीटल एबनॉर्मलिटीज कर देगी, प्रेगनेंसी को खराब कर देगी। बच्चा कहीं कुछ ब्रेन में कुछ कमी होगी, या उसके कोई अजीब अजीब रोग लगे हुए होंगे, उसके हाथ पैर छोटे निकल, तो किसी भी तरह का हो सकता है एबनॉर्मलिटीज। तो ये था हमारा एंटीमैनिक ड्रग। अगर आपने ये मेरा लेक्चर यूट्यूब पे सुना है तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका दिल बागो बाग हो चुका है। और अब हम दोनों, आप और हम मिलकर हमारा सृष्टि परिवार भी बड़ा करेंगे, क्योंकि आप स्टेटस लगाने वाले हैं व्हाट्सएप पे। और साथ में हमारी इधर ही है ना सर, इधर जो लोगो दिया हुआ है यहां पर सृष्टि का, इसके साथ प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप डाउनलोड करें। वहां पे ESIC फार्मासिस्ट का आपको एक सिलेबस मिलेगा, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और साथ में जनरल अवेयरनेस और कंप्लीट फार्मेसी, जैसा ये लेक्चर था ऐसे ही एकदम अमेजिंग सेशन देने वाला हूं दोस्तों। इस फार्मेसी बहुत लंबे टाइम तक मुझे प्यार रहा है, आज भी करता हूं, आज भी ड्रग्स की किताबें ऐसी पढ़ता हूं। अब मौका मिला आप लोगों के साथ मेरा ज्ञान साझा करने का, तो मैं आ गया हूं आप दोस्तों के बीच में। आप बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करते ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, घनी घनी खम्मा।